हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। देन हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखा, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग की कुछ टेक्निक थी, कुछ डेफिनेशन थी, वो भी हमने देखी। और मैंने आपको जब प्रोसेस स्टेट डायग्राम बताया था उस टाइम पे कुछ टाइम बताए थे, अराइवल टाइम और वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम भी हमने देखा। बट आज हम जितने भी तरह के टाइम होते हैं उन सब की डेफिनेशन देखेंगे और उनको प्रैक्टिकली देखेंगे, वो किस जगह काम आते हैं और क्या क्या उनके यूज़ हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अराइवल टाइम होता है, बर्स्ट टाइम भी यूज़ में लिया जाता है, वेटिंग टाइम भी हमें आगे पढ़ना है, एग्जिट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, और हम एक देख रहे थे कि टर्मिनेशन टाइम भी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो टाइम्स होते हैं इनको डेफिनेशन के साथ में हम देखेंगे। जब शेड्यूलिंग हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे मोस्टली चांसेस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूलिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम इन सब टाइम को पूरा प्रॉपर पढ़ लेंगे ताकि हमें आगे जब शेड्यूलिंग में हमें इन टाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, इनको यूज़ करना होगा, तो इनके क्वेश्चन हम कर पाएँ। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी के अंदर ही आपको डेफिनेशंस लिखवा देती हूँ और इंग्लिश में भी मैं आपको साथ साथ में लेके चल रही हूँ, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी डेफिनेशंस हैं वो सब बुक्स में भी हमारी दी हुई होती हैं, और एक जो हमारा टारगेट है, हमारे क्वेश्चंस निकलने चाहिए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम हर तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरा कवर करेंगे। ये आपका भी टारगेट होना चाहिए। जो आपने कर लिया वो आप अच्छे से करना। ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा करने के चक्कर में आपने जो किया और उस समय आपको समझ भी आ गया बट आपने उसको रिवाइज नहीं किया, उसका क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकला। देखो, अराइवल टाइम के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रोसेस होती है हार्ड डिस्क में, उसे हमने बोला था न्यू स्टेट। न्यू स्टेट से जैसे ही प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी, या इसे हमने बोला था रेडी स्टेट के अंदर आएगी, रेडी स्टेट में आते ही रेडी स्टेट में वो किस समय पहुंची, मान लेते हैं 2 बजे पहुंची, तो उसका अराइवल टाइम कितना है, 2 बजे का। न्यूमेरिकल आगे जो देखेंगे उसमें अराइवल टाइम आपको डायरेक्ट दिया होता है कि 0 पे आई, 1 पे प्रोसेस आई, 3 पे प्रोसेस आई, तो इसका अराइवल टाइम निश्चित होता है, फिक्स होता है। प्रोसेस कब आती है, जब यूज़र के द्वारा कोई ना कोई प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। जैसे डबल क्लिक करके गाना चलाया तो वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। अराइवल टाइम को कंप्यूटर चेंज नहीं कर पाता, कंप्यूटर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। और जिस समय जिस मोमेंट के ऊपर वो प्रोसेस सिस्टम के अंदर आई, वो ही टाइम हमारा माना जाएगा अराइवल टाइम। सेकंड नंबर पे बर्स्ट टाइम क्या होता है, ऐसा टाइम जो रिक्वायर्ड है प्रोसेस के द्वारा कि उसे इतना टाइम चाहिए सीपीयू पे रन होने के लिए, उस टाइम को हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सीपीयू पे रन होने के लिए किसी प्रोसेस के द्वारा जितना समय मांगा जाए वो उसको देना चाहिए, और वो होगा हमारा बर्स्ट टाइम। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे आपका कोई 5 मिनट का सॉन्ग है, तो सीपीयू पे रन होने के लिए इस प्रोसेस को 5 मिनट तो कंफर्म चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस प्रोसेस को 2 घंटे वेट करवाए, 2 मिनट वेट करवाए, देन उसको 5 मिनट दे, या 2 दिन वेट करवाए फिर उसको 5 मिनट दे। बट रिक्वायरमेंट क्या है, उसको 5 मिनट अपने देने ही पड़ेंगे। ये एग्जीक्यूट करेगा कौन, सीपीयू करेगा। 5 मिनट तक इस प्रोसेस के ऊपर काम करेगा, इसको पूरा करेगा, देन वो सिस्टम से इस प्रोसेस को बाहर निकाल देगा। अब देखो, हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है। हम आगे कोई भी शेड्यूलिंग मेथड को, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज़ करें, ना तो हम प्रोसेस का अराइवल टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, ना तो हम उसका अराइवल टाइम चेंज कर सकते हैं और ना ही हम उसका बर्स्ट टाइम को चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई गाना 5 मिनट का है तो उसे 5 मिनट तो देने ही पड़ेंगे सीपीयू को, और जिस टाइम पे वो आई वो है अराइवल टाइम, तो वो भी सीपीयू के हाथ में नहीं है, सिस्टम के हाथ में नहीं है। सिस्टम के हाथ में कौन कौन से टाइम हैं, वो उन टाइम का जिक्र हम आगे करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही टाइम डिपेंड करते हैं प्रोसेस के ऊपर।
ये दोनों टाइम डिपेंडेंट होते हैं प्रोसेस के ऊपर। देखो, जब भी प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आती है तो मैंने आपको बताया था कि रेडी स्टेट में बहुत सारी प्रोसेस रखी हुई होती हैं और ये सब भी प्रोसेस जो हैं वो सीपीयू के टाइम का वेट करती हैं। यहाँ पे रेडी स्टेट में किया गया वेट ही कहलाता है हमारा वेटिंग टाइम। और ये सब प्रोसेस वेट कर रही हैं कि हमें कब सीपीयू मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें, P1 आई थी 2 बजे, अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 2:15। तो वेट करते हुए P1 को यहाँ पे कितना टाइम हो गया, वो 15 मिनट से, पिछले 15 मिनट से वो वेट कर रही है सीपीयू मिलने का। मान लेते हैं P3 जो आई थी वो आई थी 2:10 पे, और अभी हाल फिलहाल 2:15 पे ही कैलकुलेट करें तो P3 को वेट करते हुए अभी 5 मिनट हुए हैं। ठीक है, ऐसे हम वेटिंग टाइम को कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ध्यान क्या रखना है कि रेडी स्टेट के अंदर जितना भी टाइम वो वेट करेंगी, सभी प्रोसेस वेट करेंगी, उसको हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। और दूसरी जगह पे बात करें वेटिंग या ब्लॉक स्टेट की, तो देखो इनमें फ़र्क होता है। इन दोनों में फ़र्क है, वो वेटिंग टाइम है जो रेडी क्यू में वेट करने पे जुड़ता है, और वेटिंग और ब्लॉक स्टेट क्या होता है, यहाँ पे कोई प्रोसेस सीपीयू के टाइम का वेट नहीं करती, वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए इस स्टेट में डाल दी जाती है, और जैसे ही वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पूरा कर लेगी तो वो वापस चली जाएगी रेडी स्टेट में। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें ध्यान होना चाहिए। वेटिंग टाइम कौन सा होता है, रेडी स्टेट के अंदर प्रोसेस ने कितने टाइम तक वेट किया वो होता है वेटिंग टाइम। और वेटिंग स्टेट कौन सी होती है, कोई प्रोसेस जो कि सीपीयू पे रन हो रही थी, उसने अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पूरा करना था, इसलिए वो अपनी मर्जी से वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में आई। यहाँ पे आने के बाद उसने अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन किया, और करने के बाद जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हुआ वो कहाँ पे चली गई, वापस से रेडी क्यू में चली गई, ताकि उसको सीपीयू का टाइम मिले और वो सिस्टम से बाहर चली जाए। वेटिंग टाइम, वेटिंग स्टेट के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखो सिस्टम कौन सा बढ़िया होगा, तो हम आगे आने वाले टाइम में जितनी भी शेड्यूलिंग देखेंगे, प्रोसेस को हम जितना कम वेट करवाएंगे वो सिस्टम सबसे बढ़िया होता है, वो शेड्यूलिंग सबसे बढ़िया होगी। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है कि वेटिंग टाइम होना चाहिए कम से कम। ये भी आप अपने एक नोट अलग से लिख लेना कि वेटिंग टाइम कम से कम होना चाहिए। अराइवल टाइम और बस टाइम के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। एग्ज़िट टाइम देखो क्या होता है, प्रोसेस आई न्यू से रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट से उसको मान लेते हैं सीपीयू मिल गया और वो चली गई रनिंग स्टेट में। आई थी 2 बजे, और आते ही 2:05 पे उसको रेडी स्टेट से हमने भेज दिया रनिंग में। रनिंग में उसने 2:05 से 2:15 तक काम किया, और फिर वो पूरी हो गई, उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करते टाइम पे घड़ी में बज रहे थे 2:15। इसका मतलब ये हुआ उसका अराइवल टाइम था 2 बजे का, और उसका एग्ज़िट टाइम कितना है, यहाँ पे एग्ज़िट टाइम हो जाएगा उसका 2:15 का। मतलब कितने बजे वो सिस्टम से बाहर निकली। क्वेश्चन में हमें कैसे दिया जाएगा, एक प्रोसेस अराइवल टाइम उसका था 2, सिर्फ 2 देते हैं वो, या फिर देंगे 3। उसने सीपीयू के ऊपर काम किया 3 यूनिट, और उसने ये सीपीयू के ऊपर काम किया 4 यूनिट उसने वेट किया, तो उसका एग्ज़िट टाइम क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो देखो 2 पे वो आई थी, 4 यूनिट तक उसने वेट किया, 2 और 4 हो गए 6। फिर उसे सीपीयू मिला, उसने सीपीयू के ऊपर काम किया, 6 और 3 हो गए 9, तो इसका एग्ज़िट टाइम हो जाएगा 9। हम आगे भी देखेंगे, ये मैंने आपको नॉर्मल एक एग्जांपल दिया है, आपको समझ आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। एग्ज़िट टाइम आपको समझ आ गया होगा, जिस समय प्रोसेस सिस्टम से बाहर जाएगी उस समय को हम बोलते हैं एग्ज़िट टाइम।
नेक्स्ट टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो इसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। सीपीयू के ऊपर प्रोसेस को जितना टाइम लगा उसे हमने बोला था बर्स्ट टाइम। और उसने रेडी स्टेट में कितना टाइम बिताया सिस्टम के अंदर, इसका मतलब उसने रेडी स्टेट में जो टाइम दिया था, रेडी स्टेट के टाइम को हमने क्या बोला था, वेटिंग टाइम। तो जब बर्स्ट टाइम प्लस कर देंगे वेटिंग टाइम, इसका मतलब होता है ये इक्वल है किसके, टर्न अराउंड टाइम की। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सीपीयू के ऊपर जितना काम किया, सीपीयू के ऊपर काम करने में जितना समय लगा वो, और साथ में आप वेटिंग टाइम को ऐड कर दोगे जो लगा था रेडी स्टेट में, उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्पॉन्स टाइम की। तो देखो, रिस्पॉन्स टाइम को आप इस तरीके से समझो, जैसे आपने कोई फेसबुक का पेज खोला, फेसबुक की वेबसाइट खोली, facebook.com करके आपने एंटर कर दिया। एंटर करते ही देखो क्या होता है, यहाँ पे जो मेन वेबसाइट होती है उसमें लॉगिन, यहाँ पे सबसे पहले उसका नेम होता है फेसबुक का, देन हम यहाँ पे लॉगिन आईडी डालते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, और यहाँ पे कुछ एड्स होती हैं, साइड में भी ऐड होती है, यहाँ पे कुछ फेसबुक की इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है, यहाँ कोई फ़ोटो लगी हुई होती है। तो ये पेज है ना, वो मल्टीपल पेजेस से मिलकर बना होता है, और इन सब पेज की अलग अलग कोडिंग की हुई होती है प्रोग्रामिंग भाषाओं में। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है, जब यूज़र का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो होता है उस टाइम पे ये पूरा पेज लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मान लेते हैं कि उस टाइम हमें लगेंगे कम से कम 1-2 मिनट लग जाएंगे इस पूरे पेज को लोड करने में। जिस तरह का नेटवर्क वो अभी यूज़र यूज़ कर रहा है, इस फेसबुक के मेन होम पेज को लोड होने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट का। तो फेसबुक के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो वो ये करे 2 मिनट तक लगातार वो डेटा को क्या करे, सबसे पहले लोड करने की कोशिश करे बैकएंड पे, और यूज़र को सिर्फ एक वो ब्लैक सर्कल यूँ चलता हुआ जो दिखता है हमें, वो दिखाता रहे। यूज़र सिर्फ वेट कर रहा है, उसको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। और सेकंड ऑप्शन फेसबुक के पास क्या है कि वो इस पेज को धीरे धीरे ओपन करे। जैसे सबसे पहले यूज़र को उसका फेसबुक का नाम दिखा, तो यूज़र को थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, उसको रिस्पॉन्स मिलता है वेबसाइट की तरफ से, फिर उसको फेसबुक की लॉगिन आईडी के पासवर्ड वगैरह की विंडो दिखी, फिर उसको ये वाला पेज दिखा थोड़ा सा, फिर उसको ये वाला पेज दिखा, देन उसको कभी नीचे वाला एडवर्टीज़मेंट दिखा। तो वो क्या करता है, बोर महसूस नहीं करता, उसे रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलता जा रहा है, और धीरे धीरे जो है पूरा पेज यहाँ पे लोड हो जाता है। दोनों में कौन सा अच्छा तरीका है, तो आपको भी समझ आएगा जब आप भी इनको चीज़ों को देखते हो रेगुलर रूटीन में, आपने देखा होगा ये सब चीज़ें। हमें क्या होता है, धीरे धीरे लोड करने वाला रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी हमें चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा हम वहाँ पे वेट कर सकते हैं। बट अगर एक जो सर्कल होता है वो लगातार ऐसे घूमे जा रहा है तो हम उससे इरिटेट होके उस फेसबुक साइट को बंद कर देते हैं। इसे बोला जाता है रिस्पॉन्स टाइम। तो जैसे ही कोई प्रोसेस सिस्टम में आई, आप आते ही आपका पहला कर्तव्य ये बनता है कि आप उसको रिस्पॉन्स करो। रिस्पॉन्स से मतलब ये, अगर वो 2 पर आई है, सिस्टम में 2 बजे आई है, तो जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है ऐसी कोई शेड्यूलिंग मेथड का यूज़ करो। आप इसको 3 पर, 4 पे, 5 पे, मतलब जल्दी से जल्दी आप इसको रिस्पॉन्स करो। फिर चाहे आप इसको वेटिंग स्टेट में वेट करवा दो, बट एक बार आपका काम क्या है कि आप इसको रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी करो। शेड्यूलिंग के अंदर अगर बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। आपकी शेड्यूलिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रोसेस को बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े, उसको आते ही रिस्पॉन्स मिले। फिर आपके पास अगर सीपीयू खाली नहीं है तो आप उसको वेटिंग स्टेट में डाल सकते हो, बट एक बार आपका काम है कि आप उसको रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी करो। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए। इसमें आप ये लिख सकते हो कि वह टाइम जिस टाइम प्रोसेस रेडी स्टेट में आई थी और उसे सीपीयू का टाइम दिया गया फर्स्ट टाइम, पहली बार जैसे उसको सीपीयू मिलेगा, वो समय कहलाता है हमारा क्या, रिस्पॉन्स टाइम।
फॉर एग्ज़ाम्पल रेडी स्टेट के अंदर कोई प्रोसेस आई थी 2 बजे, P1 2 बजे आई थी, उसको CPU जो हमने दिया था वो दिया था 2:20 पे। इसका मतलब ये हुआ कि P1 प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, 20 मिनट के बाद 2:20। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। 2 बजे अगर प्रोसेस आई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि 2:01 पे, 2:02 पे ही उसे CPU मिले और फिर आप उसको क्या करो, वेटिंग स्टेट में डाल दो। अब आज की वीडियो में हम एक छोटी सी चीज़ और है जिसे हम पढ़ लेंगे ताकि कल से हम शेड्यूलिंग को स्टार्ट कर दें। तो देखो, न्यू स्टेट से जब भी कोई नई प्रोसेस आती है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसको लेकर आता है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट से वो जाती है रनिंग में। तो हमने 2 तरह की प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात की थी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, अगर आपको याद होगा। यहाँ पे बताओ कौन बैठा हुआ होता है, CPU यहाँ बैठा होता है और इस जगह पे होती है वेटिंग या फिर ब्लॉक स्टेट। वेटिंग और ब्लॉक स्टेट किसके लिए होती है? अगर कोई प्रोसेस अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है तो वो वेटिंग में या ब्लॉक स्टेट में अपनी मर्जी से आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे बात करें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए, कोई प्रोसेस अगर अपनी मर्जी से आएगी, ये स्टेट डायग्राम जो आपको दिख रहा है एग्जाम्पल था नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का। तो जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नॉन प्रिमिटिव होगी, इसका मतलब CPU को प्रोसेस अपनी मर्जी से छोड़ेगी, CPU उसे ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकता। और वो प्रोसेस को कब छोड़ेगी? या तो वो पूरी हो चुकी है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, और या फिर उसे अपना कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसलिए वो वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, ये 2 ही रीज़न हो सकते हैं और इन 2 रीज़न की हमने बात भी की थी। अब बात करें कि ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम अगर नॉन प्रिमिटिव का है तो प्रिमिटिव का कौन सा होगा स्टेट डायग्राम? उसके लिए आपको कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ एक एरो का निशान ध्यान रखना है। जिस प्रोसेस को CPU अपनी मर्जी से सिस्टम से बाहर निकाल सकती है और रेडी स्टेट में वेट करने के लिए भेज सकती है, ऐसी प्रोसेस शेड्यूलिंग को हम बोलेंगे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। और अब जो आपको ये जो एक एरो हमने लगाया रनिंग से रेडी की तरफ, ये एरो आपको प्रोसेस स्टेट डायग्राम में कब देखने को मिलेगा? अगर कोई शेड्यूलिंग हमारी है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब CPU के अंदर मानते हैं P1 कोई प्रोसेस थी, वो आराम से रन हो रही थी, उसको कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी नहीं करना था, उसको वो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि हम उसको बाहर भेजें। बट हमने शेड्यूलिंग कौन सी यूज़ कर रखी है? प्रिमिटिव। तो CPU किसी हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आते ही इस P1 को क्या करेगा? सिस्टम से बाहर निकालेगा और P1 को भेज देगा रेडी स्टेट में कि आप अभी वेट करो, मैं एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस P3 है उस पर काम करूँगा, और P3 पे CPU काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही P3 पूरी हो जाएगी देन CPU क्या करेगा? P1 को वापस से रेडी स्टेट से बुला लेगा रनिंग करवाने के लिए। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमें थोड़ा क्लियर होना चाहिए। प्रिमिटिव में ये वाली एरो लगी हुई होगी, इसका ध्यान रखना। नॉन प्रिमिटिव में ये एरो नहीं होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से हमारी शेड्यूलिंग के जितने भी मेथड होते हैं उनको पूरा करेंगे। प्रत्येक शेड्यूलिंग को अच्छे से समझेंगे। पहले वीडियो में उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो देखेंगे, उसके MCQ भी लगातार हम सॉल्व करेंगे, और आप एक ऐसी कंडीशन में चले जाओगे कि आपके पास में अगर शेड्यूलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करोगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियोस जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह का कोर्स वो परचेज़ नहीं कर पाई किसी रीज़न से, पैसे नहीं थे या जो भी कंडीशन उनकी रही, उन तक आप ये ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको कुछ हेल्प हो सके। और मेरा ये वीडियोस बनाने का एक ही लक्ष्य है कि एटलीस्ट जिनको रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। अब हमारा एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का यूटिलाइज़ करें,
अच्छे कंटेंट पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।